Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैं आज से अगेन यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लासेस लेने वाली हूं। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था 2017 में उसका एक सेट लेके आई हूँ। 2017 में ये जो पेपर हुआ था वो आपको दिखाने वाली हूँ और उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर मेन रोल प्ले करता है क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की पोजीशन है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, तो यहाँ पे एक मेन रोल प्ले होता है मेनली कंप्यूटर का। तो आपको ये पूरा एक पेपर दिखाने वाली हूँ जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि पेपर आता कैसे है और आप लोगों को किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या फिर आप कंटिन्यू करनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स हैव अ लुक। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका सेट नंबर ये 2017 का सेट नंबर 1 है। ये मैंने किसी एक वेबसाइट से डाउनलोड किया, आप लोग भी इजीली कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आप लोगों को ये सेट सारे मिल जाएंगे जितने पेपर अभी तक के हो चुके हैं। ये 2017 का पेपर है, सेट नंबर 1। इस तरीके से काफी सेट बनते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो किसी के में ये क्वेश्चन आते वही है बट थोड़े अल्टरनेट हो जाते हैं कि यहाँ पर वो क्वेश्चन नंबर सपोज 20 है तो वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2017 का सेट नंबर 1 है। इसमें की फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें जीके के क्वेश्चन है, जैसे कि द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन आल्सो होल्ड्स दिस पोजीशन। योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से एक पद को भी धारण करते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष इसमें से एक पद को धारण करते हैं। तो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। तो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर की जो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष होते हैं, यानी योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जिसका राइट आंसर। इस तरीके से हमारे, क्योंकि मैं जीके नहीं पढ़ाती हूँ, जीके इज नॉट माई सब्जेक्ट, सो इस वजह से मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चंस दिखा रही हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ये दिया हुआ है, इंडियन ऑफिशियल क्राइम। इस तरीके से हमारे जीके के क्वेश्चन, हम लोग जीके के क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं। ये पेपर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं ये पेपर अपलोड कर लूंगी। उस तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो मैं कराने वाली हूँ, क्योंकि कंप्यूटर एक मेन रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। अब आप देख लीजिए, मैं आपको बस एक पेपर का ओवरव्यू दिखा रही हूँ कि ये पेपर में कितने क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं यहाँ पर, और कंप्यूटर के क्वेश्चन हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अभी। देखो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पार्ट नंबर 1 में जीके के और करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं, और जो कि हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपको ऑलमोस्ट, एक सेकेंड, जो कि क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 40। यानी आपको पता चल गया कि पार्ट में सबसे पहले हमारी स्टार्ट होगी जीके करंट अफेयर, और जो 40 क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको जीके करंट अफेयर कहाँ पढ़ना चाहिए, आप किसी मैगजीन से पढ़ो। 6 मंथ, देखो ऑलमोस्ट 6 मंथ से 1 साल तक का करंट अफेयर पूछा जाता है और थोड़ी बहुत जीके पूछी जाती है। तो मेनली करंट अफेयर अगर आप अच्छे से करते हो तो जीके का पोर्शन आप कर लोगे। 40 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। उसके अलावा ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि 1, 6, 13, 22, और इसमें हमें बताना है नंबर सीरीज है कि आगे क्या आएगा। तो आगे किस तरीके से आप ये नंबर सीरीज फॉलो करते हैं, जैसे कि आई थिंक कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। यहाँ पर अगर इसके डिफरेंस की बात की जाए तो ये डिफरेंस बनता है 9 है, और इनके बीच के डिफरेंस हमारे बनते हैं, देखो 2 और 2। तो अगर हम यहाँ पे अब इसमें अगर हम 2 ऐड और कर देते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस बनना चाहिए 11 का। तो अगर 11 और 22 को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा 33। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 33। तो इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। रीजनिंग थोड़ा बहुत मुझे आती है, लेकिन मैं आपको रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि रीजनिंग के टीचर्स रीजनिंग पढ़ाएंगे। अब रीजनिंग यहाँ पे कौन पढ़ाएगा, आप लोग रीजनिंग की जो नॉर्मल बैंक एसएससी वाला बेसिक रीजनिंग अगर होती है ये आप लोग कर सकते हैं। और रीजनिंग बहुत सिंपल है, अगर खुद से क्वेश्चन लगाओगे ना, जिन लोगों ने, बहुत सिंपल होती है रीजनिंग, बहुत सिंपल। और कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप लोग तो भाई डायरेक्टली ज्वाइन होके पूछ सकते हो। अगर कोई चीज आपको रीजनिंग में भी नहीं समझ में आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन
वो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर अगर ज्वाइन करेंगे तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, और ज्वाइन होने का बटन है तो उसके थोड़े चार्जेस हैं। आप मंथली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और उसमें व्हाट्सएप के जरिए या फिर पर्सनल कांटेक्ट के जरिए आपको जो भी इशू है, आप क्वेरी, मैं आपकी दूर कर सकती हूँ। वो सिर्फ एक पर्सनल क्वेरी का है और वो उसका चार्जेस भी इसलिए हैं कि मैं इतने सारे लोगों की क्वेरीज नहीं सॉल्व कर सकती हूँ। तो जिन लोगों को ज़्यादा डाउट्स है एग्जाम से रिलेटेड, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या कोई भी दिक्कत है, तो पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं ज्वाइन होके। ठीक है, तो उसके लिए ये सिर्फ उनके लिए है। बाकी सारा कुछ कंटेंट मैं आपको फ्री में दे रही हूँ। और रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है सीरियसली, लेकिन हाँ रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो बाकी आप लोग समझदार हैं खूब। अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग के जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं वो देखिए, ये इस तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 22। अगर मैं रीजनिंग भी पढ़ाने लग गई तो रीजनिंग वाले टीचर कहेंगे मैम आपने हमारा सब्जेक्ट ले लिया। तो रीजनिंग देखो बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, तो आप लोग उनसे पढ़ सकते हैं। मैं किसी का भी नाम प्रेफर नहीं करूँगी। बहुत सारे यूट्यूब पे कंटेंट है रीजनिंग का, यहाँ पे सब बेसिक चीज़ें आ रही हैं रीजनिंग की। तो जो हम लोगों ने बैंक, एसएससी, यूपी पुलिस या नॉर्मल किसी भी एग्जाम में जो रीजनिंग पूछी जाती है वही रीजनिंग है, बिल्कुल बेसिक सी रीजनिंग है। इवन बैंक वगैरह के एग्जाम में तो थोड़ी टफ लेवल की भी आती है, बट दिस इज वेरी बेसिक, बहुत बेसिक सी रीजनिंग है। तो यहाँ पर भी रीजनिंग के भी हमारे अच्छे खासे 40 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सभी तरीके के टॉपिक्स हैं, स्लॉग्स वगैरह, बेसिक क्वेश्चन है सारे। ठीक है, अब देखो ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं। पालतू जानवर, ये रहा रैबिट्स, हाँ पेट इज, एक सेकेंड, देखो तो ये रीजनिंग के हमारे 40 क्वेश्चन आए टोटल। ठीक है, 40 क्वेश्चन जीके के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के आते हैं 80 क्वेश्चंस। कितने आते हैं? 80 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर अपने आप में एक मेन रोल प्ले करता है कि कंप्यूटर के तो भाई क्वेश्चन आने चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करने जाते हो तो कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बात ही क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है फ्लो चार्ट हेल्प अस टू। तो फ्लो चार्ट हमें किस लिए हेल्प करता है? जो फ्लो चार्ट क्या करता है कि जैसे कि मैंने बोला स्टार्ट है, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ्लो चार्ट का कि किसी भी, जैसे मैंने बोला स्टार्ट है, अगर मैं बोलूँ आपको एक प्रोग्राम सॉल्व करना है, कोई भी क्वेरी है आपकी, इनपुट लिया मैंने 2 नंबर का, मुझे एडिशन कर दिया तो मैंने लिख दिया इनपुट A, B और मैंने इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि मेरी कोई प्रॉब्लम है और इसको मैंने सॉल्व कर दी कि सपोज सम इज इक्वल्स टू A प्लस B। अब इसमें मैंने कोई डिजिट्स वगैरह दे दी। तो इस तरीके से मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करता है। तो क्या करता है? स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। सही बात है। दूसरा क्या है? नोन द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी। सही बात है, ये बात सही है नहीं, मतलब मेमोरी से रिलेटेड तो फ्लो चार्ट में मेमोरी तो बता नहीं ना। फ्लो चार्ट क्या करता है? हमारी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कंप्लीटली और क्लियरली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, बोथ वाला सही नहीं होगा, ये गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं, आपको क्लियरली ये विजिबल हो जाएगा। देखो, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। ठीक है, पहला फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ये रहा, डिनोट्स द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम। क्या डिनोट करता है? बिगनिंग और एंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम को। तो मतलब हम लोग कोई भी फ्लो चार्ट बनाते हैं तो फ्लो चार्ट के जो बिगनिंग और एंडिंग होती है, तो बिगनिंग और एंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम की बिगनिंग और एंडिंग जो होता है वो क्या डिनोट करता है? हम देखो अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं तो इस तरीके से शो करते हैं, स्टार्ट, और अगर हम एंड करते हैं तो एंड के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक ओवल ही तो है, और डायमंड बटन जो होता है वो यूज करते हैं डिसीजन के लिए। आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट की वीडियो प्लेलिस्ट में है अवेलेबल, आप लोग जाके देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्लो चार्ट में अभी आप इतना याद रखो कि फ्लो चार्ट एक मेथड है जिसके जरिए हम प्रोग्राम की प्रॉब्लम को
कंप्लीटली और क्लियरली शो कर सकते हैं। मतलब क्या प्रॉब्लम है, जैसे मुझे 2 नंबर का सम करना है तो स्टार्ट, इनपुट। अब यहाँ पे कुछ चीजें होती है, जैसे कि स्टार्ट और एंड के लिए हम ये ओवल यूज करते हैं। डिसीजन लेना हो कि क्या ये काम सही है या नहीं है, तो उसके लिए मैं डायमंड बटन का यूज करती हूँ, डायमंड का यूज करती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर यही बोल रहा है बिगिनिंग और एंडिंग, यानी स्टार्ट और एंड के लिए क्या यूज करते हैं, ओवल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला, सिंबलाइज द डेटा फ्लो। तो डेटा फ्लो को क्या सिंबलाइज करता है, मतलब हमारा डेटा किस तरीके से फ्लो कर रहा है, स्टार्ट एंड। तो एक होता है पाई चार्ट, पाई चार्ट तो हम कंप्यूटर में कुछ नहीं पढ़ते। एक होता है स्कैटर चार्ट, तो स्कैटर चार्ट भी हम क्या यूज करते हैं, एक होता है एरिया चार्ट। ये सब मैथमेटिकल टर्म है, हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटा को फ्लो में, यानी कि डेटा इस तरीके से वर्क कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, और डेटा बीच में हम क्या क्या एंटिटी दे रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो वो हम शो करते हैं डेटा को फ्लो चार्ट के जरिए। ठीक है, डेटा के फ्लो को हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट के जरिए। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला है, जैसे अभी मैंने बताया था, ये वाला जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं डायमंड। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लो चार्ट में हमारा डिसीजन लेने के लिए वर्क करता है। अगला, द सिंबल शोन इन द, ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो चार्ट में, ये यूज किया जा रहा है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, डिसीजन लेने के लिए यूज किया जाता है, और ये डायमंड हमारा बॉक्स होता है। क्या बॉक्स होता है, डायमंड बॉक्स। ये डिसीजन के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर किस लिए यूज करते हैं, डिसीजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया 1। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दैट इन TCP/IP स्टैक विच लेयर इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ अ OSI मॉडल। तो ट्रांसपोर्ट, अब हमारा यहाँ पे नेटवर्किंग से क्वेश्चन आ गए। किससे क्वेश्चन आ गए, नेटवर्किंग से। नेटवर्किंग की मैं सारी वीडियोस करा चुकी हूँ, नेटवर्किंग चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। TCP/IP, और जिन्होंने देखो अभी तक वीडियोस नहीं देखी है, जिनको बेसिक से बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाके चीजें देख सकते हो, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन बोल रहा है इन TCP/IP स्टैक, जो TCP/IP होता है, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये बोल रहा है कि जो TCP/IP की जो लेयर होती है इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। हम लोग OSI मॉडल पढ़ते थे, OSI मॉडल के अंदर जो लेयर्स होती हैं 7 लेयर्स पढ़ते थे। तो इसमें बोल रहा है कि OSI मॉडल में जो TCP/IP जो लेयर, TCP/IP का जो स्टैक होता है इज विच लेयर, तो किस लेयर पर इक्विवेलेंट होता है टू ट्रांसपोर्ट लेयर पर ऑफ OSI मॉडल। तो ये होता है, देखो हम लोग ये बोल रहा है कि TCP/IP के जो स्टैक में कौन सी लेयर OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर के बराबर होती है। ठीक है, मतलब हमारा एक मॉडल होता है OSI मॉडल, एक होता है TCP/IP मॉडल। मतलब इन दोनों में कौन सी लेयर आपस में बराबर होती है, तो ये होती है होस्ट टू होस्ट लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर। ठीक है, तो होस्ट टू होस्ट लेयर। देखो अगर आपको ये नेटवर्किंग की वीडियोस नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज जाके देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बस मैं चीजें उतनी ही समझा पाऊंगी। इन डिटेल अगर आपको देखना है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप लोग एक बार नेटवर्किंग की वीडियोस जाके देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर मैं एक क्वेश्चन को इन डिटेल पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ, इन डिटेल पढ़ाऊंगी तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि टाइम कितना ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इन MS PowerPoint हैंडआउट मास्टर इज यूज्ड टू ब्रिंग अ चेंजेस इन। MS PowerPoint में जो हैंडआउट मास्टर होता है बदलाव लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। हैंडआउट मास्टर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जो हैंडआउट मास्टर होता है MS PowerPoint में, जब हम MS PowerPoint का यूज करते हैं तो हैंडआउट मास्टर किसके लिए, क्या चेंजेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो लेआउट, प्रेजेंटेशन की जो लेआउट होती है, लेआउट के लिए हम हैंडआउट मास्टर्स का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है इन, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो इन MS PowerPoint is a shortcut to start presentation from current slide.
MS पावर पॉइंट में क्या शॉर्टकट होता है? अगर हमें प्रेजेंटेशन को अभी हमें जैसे करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए क्या हमारा शॉर्टकट होता है, ये सबको पता होगा। अगर MS पावर पॉइंट 2007 की बात की जाए तो अगर मुझे करंट स्लाइड से मुझे अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, जिस स्लाइड पर मैं हूँ, सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 7 से अभी अपनी प्रेजेंटेशन शो करनी है, तो मैं क्या यूज करूँ? मैं शॉर्टकट की यूज करती हूँ शिफ्ट प्लस F5। क्या यूज करती हूँ? शिफ्ट प्लस F5। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? व्हाट डज एन .org एक्सटेंशन रेफर टू? तो .org क्या रिप्रेजेंटेशन करता है? .org जो एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे आपकी जो फाइल है .exe, .html, ठीक है, .http, तो ये बेसिकली क्या है? ये हमारे एक्सटेंशन है। अब .org जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .org जो एक्सटेंशन होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन साइट का। देखो, हर किसी का एक एक्सटेंशन होता है, हर एक चीज का एक एक्सटेंशन होता है। जैसे कि आप एक नॉर्मल टर्म में पढ़ते हो कि हम लोगों को लंबाई नापनी है, लंबाई को कैलकुलेट करना है, तो हम मीटर का, किलोमीटर का, फीट, ये सब यूज करते हैं। कोई चीज हमको वेट करना है तो उसके लिए हम किलोग्राम, ग्राम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर की टर्म में हमारे एक्सटेंशन, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। तो हमारी जिस चीज में जो चीज कैलकुलेट होती है, जैसे कि PDF हो गया, अगर हमारी कोई फोटोग्राफ है तो आपने सुना होगा JPG, PNG, तो ये हमारी फोटोग्राफ्स के लिए, हमारी इमेजेस के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली .org जो यूज करते हैं वो कोई ऑर्गेनाइजेशन साइट होती है, उनके लिए हम ORG का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है ब्लैंक व्यू इज यूज टू एंटर स्पीकर नोट इन अ MS पावर पॉइंट। ठीक है, यहां पर ये बोल रहा है कि जो व्यू का प्रयोग किया जाता है MS पावर पॉइंट में स्पीकर नोट्स को के लिए यूज किया जाता है। तो व्यू किसके लिए यूज किया जाता है? नोट पेज व्यू के लिए। मतलब अगर हम व्यू इज यूज टू एंटर स्पीकर नोट इन अ MS पावर पॉइंट, तो हम अगर हमें पेज को, नोट पेज व्यू करना है, तो उसके लिए हम देखो, जो व्यू का प्रयोग होता है MS पावर पॉइंट में स्पीकर नोट्स को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। तो किस व्यू का? नोट पेज व्यू का। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हमें स्पीकर नोट्स, मतलब अगर हमें MS पावर पॉइंट में स्पीकर से अपने नोट्स को लिखना है या नोट्स को राइट करना है, नोट्स को टाइप करना है, तो हम किस व्यू का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं नोट पेज व्यू का। हम किसका यूज करते हैं? नोट पेज व्यू का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है अलाइनमेंट आर अवेलेबल इन अ इनलाइन इमेज ऑफ HTML। तो देखो, HTML अभी हमने वीडियो स्टार्ट की थी, तो HTML हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है? अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट मतलब पोजीशन। जैसे कि ये लाइन है, ये हमारी, सपोज ये लेफ्ट, ये राइट, ये मिडिल, तो मिडिल को हम बोलते हैं सेंटर, ये टॉप, ये डाउन। तो ये अलाइनमेंट क्या होता है? पोजीशन होती है। जैसे मुझे कुछ लिखना है, सपोज मुझे लिखना है हेलो, तो मुझे ये हेलो राइट में लिखना है, मुझे लेफ्ट में लिखना है, मुझे टॉप में लिखना है, मुझे बॉटम में लिखना है, मुझे सेंटर में लिखना है, मुझे मिडिल में लिखना है। तो ये दिस इज अलाइनमेंट, मतलब पोजीशन। तो जो हमारी ऐसे ही इनलाइन इमेज की जो अलाइनमेंट होती है, जैसे मुझे कोई इमेज है, वो मुझे लेफ्ट में है, राइट में है, टॉप में है, बॉटम में है, तो बेसिकली ये जो अलाइनमेंट होते हैं वो इमेज के भी अलाइनमेंट होते हैं। मुझे इमेज अपनी कहाँ शिफ्ट करनी है, तो दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट मेरे क्या हो सकते हैं? अलाइनमेंट मेरे टॉप भी हो सकते हैं, मिडिल भी हो सकते हैं, बॉटम भी हो सकते हैं। तो बेसिकली टॉप, मिडिल, बॉटम सभी तरीके से हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है फुल फॉर्म ऑफ अ व्हेन सिग्निफाइड। तो जो व्हेन होता है, व्हेन की फुल फॉर्म पूछ रहा है हमसे। क्या बोल रहा है? व्हेन की फुल फॉर्म। तो व्हेन क्या होता है भाई? वाइड एरिया नेटवर्क, सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला टच स्क्रीन इज एन, टच स्क्रीन बेसिकली क्या है? कोई इनपुट डिवाइस है, कोई आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट
डिवाइसेस हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइसेस हैं। तो बेसिकली जो टच स्क्रीन होती है, हम अगर अपनी नॉर्मल स्क्रीन की बात करते हैं तो हम स्क्रीन को एज अ यूज करते हैं आउटपुट डिवाइस, बट हम लेकिन हमको ये भी बात पता है कि जिस चीज पर क्लिक करने से हम मशीन को इनपुट दे सकते हैं, हम मशीन को रिक्वेस्ट दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया तो कीबोर्ड से मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली कीबोर्ड से मैं उसको इनपुट ही तो दे रही हूँ, उसको मैं ऑर्डर ही तो दे रही हूँ कि सपोज ए लेके 2+2 लेके 4+5 लेके, तो इस तरीके से मैं उसको ऑर्डर ही तो दे रही हूँ। तो इनपुट से सेम माउस से। अब टच स्क्रीन, हमारी जो स्क्रीन होती है नॉर्मल, उससे क्या होता है, जैसे मॉनिटर है या मेरी एलईडी एलसीडी स्क्रीन है, उससे क्या है कि मैं विजिबल चीजें देख पाती हूँ। मैं अपना आउटपुट कहाँ देख पाती हूँ, किसी स्क्रीन के जरिए या किसी प्रिंटर के जरिए, किसी प्रिंट के जरिए, किसी हार्ड कॉपी के जरिए। तो जहां से मैं अपना आउटपुट देख पाऊं, जहां से अपना रिजल्ट देख पाऊं, वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। लेकिन टच स्क्रीन पर मैं टच करके उसको इनपुट रिक्वेस्ट भी तो दे रही हूँ, उसको ऑर्डर भी तो दे रही हूँ। तो टच स्क्रीन वर्क एज अ इनपुट डिवाइस एंड उस पर मैं अपना आउटपुट भी तो देख रही हूँ, तो एज अ आउटपुट डिवाइस बोथ। तो हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। टच स्क्रीन क्या है, कॉम्बिनेशन है बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी। हम लोगों ने बीसीडी कोड्स पढ़े थे, तो बीसीडी देख लेना भाई, प्लेलिस्ट में लगे वीडियो। तो बीसीडी कोड पढ़े थे, तो बीसीडी की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जाएगी। बीसीडी क्या होता है, तो बीसीडी होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। बाइनरी सेल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ अ इंफॉर्मेशन इज। तो क्या बोल रहा है कि बाइनरी 1 बिट की जानकारी संग्रहित करने की क्षमता रखने वाली बाइनरी सेल को क्या कहते हैं। मतलब हमारा जो 1 बिट को एक्स्ट्रा रख लेता है, जैसे कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये डेटा है 1101, ठीक है, इस तरीके से। अब मेरी 1 बिट एक्स्ट्रा संभाल के जो रख रहा है वो होता है मेरा फ्लिप फ्लॉप। क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो बेसिकली हम अलार्म वगैरह में इस तरीके से हम फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं, तो मेरी 1 बिट की इंफॉर्मेशन को एक्स्ट्रा रखता है, तो उसको हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। नेम द प्रोटोकॉल यूज टू, इन डिटेल भाई मैं करा चुकी हूँ, ये आप देख लेना। नेम द प्रोटोकॉल यूज टू फाइंड अ मैक एड्रेस फ्रॉम अ आईपी एड्रेस। तो ये बोल रहा है कि मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा जूम कर दो। ये बोल रहा है देखो, जो नेम द प्रोटोकॉल यूज टू फाइंड अ मैक एड्रेस फ्रॉम अ आईपी एड्रेस। तो मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस से, आईपी एड्रेस की मदद से मैक एड्रेस को ढूंढने के लिए उपयोग की जाने वाले प्रोटोकॉल का नाम बताइए। यानी नेम यूज टू फाइंड, मैक एड्रेस को फाइंड करना किससे, आईपी एड्रेस से। तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए हम आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को फाइंड कर लेते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की मदद से हम मैक एड्रेस को फाइंड करते हैं आईपी एड्रेस के जरिए। इसका अपोजिट भी पूछा जाता है, जब आपको आईपी एड्रेस फाइंड करना हो, किसकी मदद से, मैक एड्रेस की मदद से। जब मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस फाइंड करना हो, तो आईपी एड्रेस की मदद से जब हमें मैक एड्रेस फाइंड करना हो, यानी मैक फाइंड करना है किससे, आईपी एड्रेस से, तो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर मुझे इसका रिवर्स करना है, मुझे फाइंड क्या करना है, आईपी एड्रेस, किसकी मदद से, मैक एड्रेस की मदद से, तो मैं यूज करती हूँ रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी RARP। इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने बताया। अब याद करने का तरीका क्या है, मैक फाइंड करना है, मैक एड्रेस फाइंड करना है, किससे फाइंड करोगे, आईपी एड्रेस से। तो मैक फाइंड करने के लिए एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP, ठीक है। अब आईपी एड्रेस फाइंड करना है, फाइंड किससे करोगे, मैक एड्रेस से, और उसको फाइंड करने का तरीका रिवर्स लगा दो, तो रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल RARP। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे क्या फाइंड कर रहा है, यहाँ पे फाइंड करवा रहा है मैक एड्रेस, और मैक को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP।
और यही आईपी फाइंड करना हो तो क्या लगाएंगे, RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, क्योंकि यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, मैक एड्रेस। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट भाई किसका पार्ट होता है, सीपीयू का। तो सीपीयू के पार्ट क्या होते हैं, सीपीयू का पार्ट होता है भाई, सीपीयू का अगर हमसे पार्ट की बात की जाए तो पार्ट होता है एएलयू। एएलयू सबसे पहले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जहां पे हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड और ये सारे गेट्स फॉलो होते हैं, मतलब अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वहां वो होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। दूसरा होता है सीयू, जिसमें कंट्रोल यूनिट पूरे ही इंस्ट्रक्शन, पूरे प्रोसेसर की जो कंट्रोलिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। उसके अलावा होती है हमारी मेमोरी यूनिट, जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ, किसके पार्ट है, सीपीयू के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्या बोल रहा है, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। और सेम प्राइमरी मेमोरी की बात आ जाए तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। अगला यानी सहायक मेमोरी। और सहायक मेमोरी आपको पता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडी डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, जो हम सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जिसमें हम डेटा स्टोर कर पा रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी जैसे हमारी रैम, जिसमें कि हम मेन काम कर पा रहे हैं। अभी मैं जो भी आपको वीडियो पे पढ़ा रही हूँ, या मैं अभी प्रेजेंट में जो भी काम कर रही हूँ अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पर, वो यूज कर रही हूँ बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेमोरी। यानी अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो स्टोर हो रहा है मेरा प्राइमरी मेमोरी में, और जो मेरा परमानेंट डेटा स्टोर कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। तो वो हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। निबल इज अ ग्रुप ऑफ। तो निबल क्या होता है भाई, निबल, एक सेकंड जस्ट वेट करिएगा, मैं इसकी स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर दूं, एक सेकंड, ये रहा, देखिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है निबल इज अ ग्रुप ऑफ। तो निबल क्या है भाई, एक निबल बराबर 1 निबल इज इक्वल टू, तो निबल क्या होती है, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। तो अगर हमसे बोला जाए कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है मेमोरी की, तो हम बोलेंगे बिट। तो और एक बिट बना वो 1 निबल क्या होती है, 4 बिट्स के। अगर हम बोलते हैं बाइट क्या होती है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। अगर हमसे बोला जाता है 1 KB इज इक्वल्स टू 1084 बाइट्स। सेम अगर बोला जाता है मुझसे 1 MB, तो 1084 KB। मुझसे बोला जाए 1 GB, तो वो होता है 1084 MB। मुझसे बोला जाए 1 TB, तो 1 TB इज इक्वल्स टू 1084 GB। तो इतना तो आपको याद ही रखना है। अब से 2 क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा पूछ लिए जाते हैं बेसिक्स कि निबल क्या होता है, निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। दूसरा क्वेश्चन कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो निबल पे लगाते हैं या बाइट पे लगाते हैं, हमें लगाना है बिट, ठीक है। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट है, ना कि निबल है। क्लियर। अगला, और 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स याद रखना, ना कि बाइट लगा देना। हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल। हार्ड डिस्क क्या है भाई, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है हमारी, सबको पता होना चाहिए हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी। अगर हार्ड डिस्क के अलावा आपसे पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी कुछ भी पूछ ले रहा है, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। जो स्टोरिंग के लिए, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में स्टोर करते हैं, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स आर टाइप्स। बेसिक लॉजिक गेट्स हमारे कितने तरीके के होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स हमारे 3 तरीके के होते हैं, याद रखना बस इतना, ठीक है। और गेट्स क्या है, जैसे हमारे एंड और नॉर, नॉट, ये सारे हमारे गेट्स हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स कितने टाइप के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। फॉर टू इनपुट्स ए एंड बी, आउटपुट ऑफ एंड गेट्स इज हाई। देखो अब हाई और लो का क्या मतलब है, हाई का मतलब है भाई 1, लो का मतलब है 0। अगर मुझसे कोई वो बोल रहा है कि मेरे पास इनपुट हाई है, 2 इनपुट हाई है यानी 1 और 1 है, लो है यानी 0 0 है। अगर मेरे पास बोल रहा है ये कि हाई इन मेरा जो फॉर इनपुट ए एंड बी, ए और बी 2 इनपुट है, आउटपुट ऑफ एंड गेट, आउटपुट ये है, आउटपुट एंड गेट का जो आउटपुट है वो हाई आता है। हाई का मतलब है मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए।
ठीक है, तो किस कंडीशन में आ सकता है आउटपुट हाई, किस कंडीशन में आ सकता है भाई? एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन करना, सिंपल। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन, मेरे पास इनपुट क्या क्या हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। खुद सोच लो, अगर मैं 0 0 का मल्टीप्लीकेशन करूंगी भाई क्या आएगा? 0। 0 1 का मल्टीप्लीकेशन करूंगी क्या आएगा? 0। 0 का किसी के संग भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं 0 आएगा। 1 0 का मल्टीप्लीकेशन करूंगी क्या आएगा? 0। 1 1 का मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो क्या आएगा? 1। और मेरे को क्या पूछ रहा है? आउटपुट हाई होना चाहिए, यानी आउटपुट उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और आउटपुट हाई कब आएगा एंड गेट में? जब मेरे पास इनपुट 1 और 1 होगा। तो इनपुट में मेरा ए बी 1 होना चाहिए और मेरा बी भी 1 होना चाहिए। ए और बी 1 मेरा किस किस में है? ए और बी मेरा 1 1 किस में? देखो ऑप्शन नंबर ए देख लो, 1 देख लो। ए बराबर बी बराबर 1, यानी मेरा ए और बी की वैल्यू क्या है? 1। जब मेरा ए और बी दोनों 1 होगा तभी तो मेरा आउटपुट हाई होगा, यानी 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है द और फंक्शन कैन बी यूज्ड अ ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म। तो और फंक्शन का हम यूज, एक सेकेंड रुकना, इसको मैं जूम कर देती हूं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, हाँ ये रहा। और फंक्शन कैन बी यूज्ड ब्लैंक अ ट्रांसमिटेड वेवफॉर्म। मतलब और फंक्शन का उपयोग हम किसी प्रेषित तरंग को के लिए करते हैं। मतलब किसके लिए करते हैं? इनेबल के लिए, डिसेबल के लिए, इनेबल और डिसेबल के लिए, और किसी के लिए। इनेबल और डिसेबल का मतलब है, इनेबल का मतलब ऑफ करना, डिसेबल का मतलब ऑफ करना, इनेबल का मतलब उसको ऑन रखना। मतलब 1 और 0, ये याद रखो। इनेबल, डिसेबल, कुछ वर्ड्स से कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछ जाते हैं। इनेबल, डिसेबल, ऑन, ऑफ, 0, 1 और ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। उसके अलावा ट्रू, फॉल्स, यस और नो, ये टर्म है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ जाते हैं। इनेबल, डिसेबल, दो कुछ चीजें एक जैसी याद रख लो कि आपके दिमाग में बस यही कैलकुलेशन होनी चाहिए। चाहे इनेबल डिसेबल आ जाए, चाहे ऑन ऑफ आ जाए, चाहे 1 0 आ जाए, चाहे ट्रू फॉल्स आ जाए, चाहे यस और नो आ जाए, आपको क्या करना है? इनेबल डिसेबल का मतलब, इनेबल मतलब जैसे हम लोग अपने मोबाइल में इनेबल और डिसेबल करते हैं। अगर मैंने सिम को इनेबल करा यानी वो मेरी सिम चालू है, डिसेबल करा यानी वो मेरी सिम बंद है। सेम सी लैंग्वेज है। आपको बस थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में पेपर में कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, आप होंगे कंफ्यूज। अब भाई सीधी सी बात है कि जो और फंक्शन होता है, और फंक्शन में क्या क्या एंटिटी, और का मतलब हम लोग भाई प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, सीधी सी बात। तो और में हमारी क्या क्या एंटिटी हो सकते हैं भाई? 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं 0 0 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? 0। 0 1 को प्लस करती हूँ मेरे पास 1, 1 0 को प्लस करती हूँ 1, और 1 1 को प्लस करती हूँ 1। मेरे पास और में आउटपुट यही आते हैं, हम लोगों ने यही पढ़ा था, सिंपल सी कहानी। अब क्या मेरे पास आउटपुट 0 आ रहा है? आ रहा है। और एक और लो, हाई और लो, ये भी याद रखना। ठीक है, अब मेरे पास क्या आउटपुट 0 आ रहा है? वेरी गुड, आ रहा है। क्या मेरे पास आउटपुट 1 आ रहा है? आ रहा है। तो मेरे पास भाई और फंक्शन का यूज मैं 0 और 1 दोनों के लिए कर रही हूं ना। मेरे पास आउटपुट 0 भी आ रहा है, मेरे पास 1 भी आ रहा है, तो मैं दोनों के लिए कर रही हूँ, सीधी सी कहानी। तो क्या मैं ऑन 0 और 1 के लिए यूज कर रही हूँ? कर रही हूँ, यानी मैं 1 और 0 के लिए कर रही हूँ, कर रही हूँ। अगर मैं 1 और 0 के लिए कर रही हूँ यानी मैं ट्रू फॉल्स के लिए भी कर रही हूँ, मैं येस और नो के लिए भी कर रही हूँ, मैं हाई और लो के लिए भी कर सकती हूँ, मैं ऑन और ऑफ के लिए भी कर सकती हूँ, मैं इनेबल डिसेबल के लिए कर रही हूँ। यही तो मतलब है। 0 का मतलब ऑफ, फॉल्स, नो, लो, डिसेबल। 1 का मतलब ऑन, इनेबल, ट्रू, यस, हाई। सीधी सी कहानी, कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल भी। आपको यही और गेट आए, एंड गेट आए, कोई भी गेट आ जाए, आपको याद रखना है। तो भाई और फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं? क्या इनेबल के लिए यूज करते हैं? नहीं भाई। डिसेबल के लिए यूज करते हैं? नहीं। हम तो इनेबल और डिसेबल दोनों के लिए यूज करते हैं। हम तो इनेबल और डिसेबल दोनों के लिए यूज करते हैं। अब भाई और फंक्शन है तो और गेट आएगा ही आएगा, मतलब एंड नहीं है और, इनेबल और डिसेबल। अब एंड और दोनों में कंफ्यूज, भाई और गेट है तो और की कहानी आएगी, सिंपल। आगे बात समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है।
मतलब आप लोगों को एग्जाम में एक ही बस लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करी, आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल सी कहानी याद रखनी है भाई। इनेबल, डिसेबल, यस, नो, ऑन, ऑफ, हाई, लो, 0, 1, कुछ भी आ जाए, बात वही है, नाम घुमा के दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ टोपोलॉजी विच हैज अ बाई डायरेक्शनल लिंक्स बिटवीन एवरी नोड। भाई टोपोलॉजी क्या होती है? भाई टोपोलॉजी होता है कि हमारे जो नेटवर्क में कनेक्शन का तरीका होता है। भाई कंप्यूटर कनेक्ट है, 2, 4, 10, 15 घर में कंप्यूटर कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्ट है। किस तरीके से हमारा वायर कनेक्ट है? जैसे कि आपके घर में कंप्यूटर कनेक्ट है, इस तरीके से आपके घर में 4 कंप्यूटर है, आप ऐसे डायरेक्ट एक वायर के जरिए कनेक्ट कर लो। आप इन कंप्यूटर को ऐसे रख लो, ऐसे सीधे सीधे कनेक्ट कर दो। अब जो सीधे सीधे कनेक्ट किया, ये बस टोपोलॉजी हो गई। अगर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, सारे कंप्यूटर इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। अगर सपोज ये 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर से ज्यादा समझ आएगा। अगर मैंने ये सारे कंप्यूटर आपस में ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए इस तरीके से, तो ये मेरी टोपोलॉजी हो गई मैश टोपोलॉजी, कि हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है, मैश टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, एक सेंटर कंप्यूटर कनेक्ट है, उससे मेरी सारी डिवाइसेस इस तरीके से कनेक्ट हो गई। अगर मैं इस कंप्यूटर को, मेन वाले कंप्यूटर को ऐसे कनेक्ट कर दूं, बाकी सबको इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, तो ये मेरी ट्री टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, अगर मैंने 3-4 टोपोलॉजी मिक्स करके कि 3 कंप्यूटर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिए और एक कंप्यूटर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया और एक कंप्यूटर मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी स्टार टोपोलॉजी हो गई। इधर से मेरी बस टोपोलॉजी हो गई। यानी इस तरीके से हम टोपोलॉजी को, तरीका है कि हमारे घर में कंप्यूटर किस तरीके से कनेक्ट है। कंप्यूटर मान लो, या कंप्यूटर को बोलते हैं नोड, एवरी नोड। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ टोपोलॉजी विच हैज अ बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब हर एक कंप्यूटर अपने पास वाले दूसरे, जैसे ये 4 कंप्यूटर है, तो हर एक कंप्यूटर अपने पास वाले से कनेक्ट है। ए वाला कंप्यूटर बी वाले से कनेक्ट है, बी वाला सी से कनेक्ट है, सी वाला डी से, तो अपने नियर वाले बाई डायरेक्शनल अपने नियर वालों से कनेक्ट है हर एक कंप्यूटर। तो ऐसी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? मैश टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? एक सेकेंड, इसको मैं देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? व्हाट डज द स्मॉल बबल ऑन नैंड गेट लॉजिक सिंबल मीन्स द विद रेस्पेक्ट टू द आउटपुट। मतलब आउटपुट के संदर्भ में नैंड गेट के लॉजिक चिन्ह पर छोटे बुलबुले होते हैं। मतलब नैंड गेट किस तरीके से होता है? नैंड गेट हम यूज करते हैं, जो एंड गेट होता है, एंड गेट के ऊपर हम इस तरीके से हम नैंड गेट बनाते हैं। सिंपल सी बात। अब ये बोल रहा है कि व्हाट डज द स्मॉल बबल ऑन नैंड गेट लॉजिक गेट रेस्पेक्ट टू द आउटपुट। इसका मतलब होता है जो इसका आउटपुट है, मतलब एंड का आउटपुट है, वो इन्वर्टेड है। नैंड का मतलब ही नॉट अ किसी भी गेट के आगे, नॉट का गेट का साइन होता है ये। ठीक है, चाहे और गेट हो, चाहे मेरा और गेट हो, और गेट ऐसे बनाते हैं, चाहे मेरा एंड गेट हो, अगर मैंने उसके आगे ये नॉट लगा दिया तो ये बन गया मेरा नॉट गेट, बन गया मेरा उसमें। जैसे मेरा जो एंड प्लस नॉट मिला के बनता है मेरा नैंड गेट, सेम मेरा और प्लस नॉट मिला के बनता है मेरा नॉर गेट, नॉट मिला के बनता है मेरा नॉर गेट। तो यही मैं कहना चाह रही हूं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो नैंड गेट है, यानी नैंड गेट कैसे बना है? एंड के संग नॉट मिलके नैंड गेट बन गया। तो जो एंड का जो आउटपुट होता है वो क्या हो जाता है? रिवर्स, यानी इन्वर्ट हो जाता है। अगर जहां पर एंड का आउटपुट मेरा 1 है, वहां 0 हो जाता है, जहां 0 है वहां 1 हो जाता है। क्लियर सी बात। तो यहाँ पर जो आउटपुट होता है वो इन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्वर्ट। नैंड गेट में क्या हो जाता है? जो आउटपुट हो जाता है उसका मतलब है, ये बोल रहा है स्मॉल बबल्स
ऑन द NAND गेट लॉजिक सिंबल मीन्स, जो हमारा स्मॉल बबल लग जाता है NAND गेट पर, उसका जो मतलब होता है वो मतलब ये होता है कि जो हमारा आउटपुट होता है वो इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे जैसे कि अगर ये है नंबर, तो ये क्या है, एंड गेट। एंड गेट में अगर मेरा आउटपुट 1 आ रहा है, अगर ये लग जाता है, एक बबल लग जाए आगे, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। यानी क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है MICR में आर क्या होता है। MICR में आर होता है रिकॉग्निशन। MICR में आर क्या होता है, रिकॉग्निशन। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट। आगे की क्लास में हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर दिए हैं, बाकी के जितने भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन रहेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपको क्वेश्चंस समझ में आए हैं या क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और इस तरीके से आप चाहते हैं कि मैं आगे आपके लिए और मेहनत करती रहूं, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के संग शेयर करें, जिससे कि जो लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी फायदा हो और वो लोग भी अच्छे से मेहनत कर पाए। तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें और आप लोगों की जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।